प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत तुर्की के आधुनिक राष्ट्र के उदय के रूप में चर्चा करेंगे, विशेषतः मुस्तफा कमाल पाशा के सुधारों के अंतर्गत। तुर्की का शासक खलीफा कहलाता था और ये ऑटोमन साम्राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। ऑटोमन साम्राज्य के शासक मोहम्मद प्रथम 1413 से लेकर अंतिम शासक अब्दुल मजीद मार्च 1924 तक प्रमुख शासक हुए थे। ये खलीफा भी कहलाते थे। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवादी लहरें उठी, उसका प्रभाव तुर्की पर भी पड़ा और यहाँ युवा तुर्क आंदोलन सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के शासन में प्रभावी रहा और प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत युवा तुर्कों के अधीन तुर्की रहा। लेकिन तुर्की के आधुनिकीकरण का श्रेय मुस्तफा कमाल पाशा को जाता है, जिसका जन्म 1880 ईस्वी में सालोनिका में हुआ। उसके पिता का नाम अली रजा अफंदी और माता का नाम जुबैदा खानम था। 1908 की युवा तुर्क क्रांति के दौरान कुस्तुंतनिया को कूच कर सुल्तान हमीद को संविधान स्वीकार करने के लिए बाध्य करने वाली सेना के मुखिया के रूप में कमाल पाशा ने कार्य किया। 1908 की क्रांति के परिणाम को अनवर पाशा क्रांतिकारी सरकार का प्रमुख बना। 1911-12 में ट्रिपोलिटानिया में इटली के सैनिकों ने उसने अच्छी वीरता दिखाई। 1112 में के इस युद्ध में यद्यपि तुर्की की पराजय हुई, 1912-13 में प्रथम बाल्कन युद्ध में भी तुर्की की पराजय हुई और 1913 के द्वितीय बाल्कन युद्ध में भी उसकी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं रही। फिर भी मुस्तफा कमाल पाशा ने इन युद्धों में शौर्य प्रदर्शन कर तुर्की के योग्य सेनानायक के रूप में ख्याति अर्जित की। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के प्रवेश का विरोधी होते हुए भी गैलीपोली में मित्र राज्यों को परास्त करने में उसने मुख्य भूमिका निभाई। 1918 में उसने सीरिया में मित्र राज्यों की सेना की प्रगति को बाधित कर दिया। तुर्की की जनता ने उसे महानायक के रूप में समादृत किया, क्योंकि हर मोर्चे पर परास्त हुए तुर्की को उसी में आशा की किरण दिखाई देती थी। मुड्रोस में अक्टूबर 1918 ईस्वी में मित्र राज्यों के साथ तुर्की ने युद्ध विराम संधि संपन्न की। कमाल बहुत निराश हुआ। कमाल अपनी कमांड छोड़कर कुस्तुंतनिया लौट आया। सुल्तान ने उसे 1919 में अनातोलिया के दूरस्थ क्षेत्र में तुर्क सेना के विघटन के लिए भेज दिया। जब तुर्की के साथ अपमानजनक संधि की गई तो मुस्तफा कमाल पाशा बहुत व्यथित हुआ। सुल्तान ने जब दूसरी संसद बनाई तो देश में दो संस्थाएं थीं। एक सुल्तान के अधीन थी जो मित्र राज्यों की सेना द्वारा संरक्षित थी, दूसरी तुर्की राष्ट्रीय भावनाओं द्वारा समर्थित और रेगिस्तान और पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित शासकीय संस्था अंगोरा में थी। अंगोरा महासभा ने अप्रैल 1920 ईस्वी में मुस्तफा कमाल को अपना अध्यक्ष और राष्ट्रीय सेना का प्रमुख निर्वाचित किया। सभा ने घोषणा किया कि सुल्तान मित्र राष्ट्रों का बंदी है, ऐसे तुर्की का फैसला करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। 10 अगस्त 1920 की सेवर्स की संधि को राष्ट्रवादियों ने कभी स्वीकृति नहीं दी। अब मुस्तफा कमाल के पास दो काम थे, तुर्की का पुनर्निर्माण और उसे विदेशी आधिपत्य से मुक्त दिलाना। महासभा ने भावी तुर्की के निर्माण हेतु वैधानिक ढांचा आरंभ करना शुरू किया। कमाल को गाजी की उपाधि से भूषित किया गया। सितंबर 1920 में मुस्तफा कमाल ने सोवियत संघ के साथ मैत्री समझौता गठित कर नवगठित आर्मीनियन गणराज्य पर चढ़ाई की और शीघ्र ही कार्स और अर्दाहान के प्रदेश पुनः तुर्की के संयुक्त हो गए। फ्रांस ने 1921 में कमाल समर्थकों से समझौता करके सिलिसिया को खाली कर दिया। अब कमाल को फ्रांस, इटली की ओर से और आर्मीनिया की ओर से कोई चुनौती नहीं थी। सीरिया की उत्तरी सीमा के तुर्की पक्ष को फ्रांस ने पुनर्निर्धारण की अनुमति दे दी। इटली ने भी 1922 में अंगोरा के साथ एक समझौता कर लिया। अगस्त 1921 में यूनानी सेना का तुर्क के साथ संघर्ष हुआ, पर तुर्कों ने सखारिया नदी के किनारे पर उनको रोक दिया। सखारिया नदी पर सितंबर 1921 में यूनानी प्रजा के साथ हवा पलटी और वे वापस लौटने लगे।
11 अक्टूबर 1922 को ग्रेट ब्रिटेन और कमाल के बीच मुदानिया में सैनिक सुलह हुई। इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने पूर्वी थ्रेस और एड्रियानोपल पर तुर्की का अधिकार मान लिया। लोसाने के सम्मेलन में 20 नवंबर 1922 को एक वार्ता हुई। इस्मत पाशा के नेतृत्व में तुर्क प्रतिनिधिमंडल ने ऐसी किसी स्थिति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि जो उनके देश की आर्थिक न्यायिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हो। अंततः 24 जुलाई 1923 को लोसाने की संधि हुई। इस संधि ने तुर्की का कायाकल्प कर दिया। यह मुस्तफा कमाल पाशा उसके साथियों की गौरवमय विजय थी। लंग सम के अनुसार अब तुर्की के पास 2.95 लाख वर्ग मील भूमि और 1.30 करोड़ की जनसंख्या थी। लोसाने की संधि द्वारा कमाल समर्थकों का संपूर्ण तुर्की पर अधिकार मान्य किया गया। महान राष्ट्रीय महासभा ने नवंबर 1922 ईस्वी में पहले ही तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद छठे को पदच्युत कर दिया गया था। सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि खलीफा पद अभी समाप्त नहीं किया गया था, तब वह कुछ दिनों के सुल्तान पद से मुक्त किए जाने पर भी खलीफा बना रहा। उसके देश से पलायन कर दिए जाने पर महासभा ने उसके चचेरे भाई अब्दुल मजीद को नया खलीफा बनाया। वह केवल खलीफा रहा, सुल्तान नहीं। सुल्तान का पद समाप्त करने के लगभग 1 वर्ष तक भी तुर्की को गंडाजी घोषित महासभा ने नहीं किया। अंततः अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया और मुस्तफा कमाल को निर्विरोध इसका प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। कमाल युग में तुर्की में सुधार एवं आधुनिकीकरण की नींव रखी गई थी। ऑटोमन साम्राज्य का ढांचा ध्वस्त हो चुका था। अब नए तुर्कों को नए तुर्की का निर्माण करना था। सामान्यतः तुर्की में सुधार का प्रमुख उद्देश्य तुर्की को प्राचीन एशियाई अरबी संस्कृति एवं परंपरा से दूर रखना था। अतः उसे एक पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया गया। मुस्तफा ने तुर्की के उत्थान के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत इन सिद्धांतों का समावेश किया गया। पहला, गणतंत्र। दूसरा, राष्ट्रवाद। तीसरा, समता। चौथा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। पांचवा, धर्मनिरपेक्षता। छठा, क्रांतिवाद या सुधारवाद। कमाल पाशा ने तुर्की को पाश्चात्य रंग ढंग का एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में सफलता प्राप्त की। तभी तो उसे अतातुर्क यानी तुर्कों के पिता की उपाधि से विभूषित किया गया और उसे मुस्तफा कमाल अतातुर्क कहा गया। कमाल ने निम्नलिखित सुधार कार्य किए। पहला, संवैधानिक एवं राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत सुल्तान के पद की समाप्ति कर दी गई। नवंबर 1922 में यह कार्य सुल्तान मोहम्मद छठे को पदच्युत कर सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया। अक्टूबर 1923 में तुर्की को गणतांत्रिक राज्य घोषित कर कमाल को सर्वसम्मति से प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। महासभा ने 1922 में सल्तनत समाप्त की तो भी खलीफा के पद को समाप्त नहीं किया गया था। मार्च 1924 में महासभा ने तुर्क खिलाफत का समापन कर पूर्व शासक परिवार को देश से निष्कासित कर दिया। संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत तुर्की एक संप्रभु गणराज्य बन गया। यह अपने संविधान की संस्थाओं और व्यवस्थाओं द्वारा संचालित होता था। राष्ट्रीय महासभा सर्वोच्च निकाय थी। गणराज्य का मुख्य राष्ट्रपति महासभा द्वारा 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता था। वयस्क पुरुष मताधिकार। कालांतर में संपूर्ण वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई। 1928 ईस्वी के संशोधन द्वारा तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। तुर्की में एक दलीय व्यवस्था रही। अन्य दल विकसित करने का कमाल का प्रयत्न सफल नहीं हो सका, परंतु बाद में वहाँ अन्य दल विकसित हो गए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तरदायी मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। दलीय विकास के अंतर्गत प्रारंभ में कमाल का दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ही अस्तित्व में रहा, लेकिन बाद के अंदर विरोधी दल के रूप में लिबरल रिपब्लिकन पार्टी उदारवादी फेथी बे द्वारा गठित की गई। बाद में राष्ट्रीय पुनर्स्थापना दल की स्थापना 1945 में इनोनू के समय में और 1946 में डेमोक्रेटिक पार्टी और 1947 में नेशनल पार्टी की भी स्थापना हुई। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत 1926 में संपूर्ण तुर्की को 62 प्रांतों या विलायतों में और 430 कजाओं में, जिलों में और छोटे मंडलों, नहियाओं में विभाजित कर सरल ढंग से प्रशासन चलाने का कार्य किया गया। न्यायिक सुधार के अंतर्गत पूर्व में तुर्की की न्याय व्यवस्था एवं विधान शरीयत पर आधारित थी,
कमाल ने कानून के क्षेत्र में शरीयत या कुरान को अमान्य ठहरा दिया, मजहबी अदालतें भंग कर दी गईं और उलेमा वर्ग के परंपरागत न्यायिक अधिकारों को समाप्त करके 1926 में अनेक न्यायिक सुधार किए गए। स्विट्जरलैंड की विधि संहिता, इटली का दंड विधान, जर्मन व्यापारिक विधान के नमूने पर आधारित तुर्की कानून व्यवस्था संचालित की गई। न्यायपालिका को प्रारंभ से ही कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया, उसका ढांचा पाश्चात्य हो गया। धार्मिक सुधारों के अंतर्गत खिलाफत को 1924 में समाप्त कर ही दिया गया था। 1928 में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य तुर्की को बना दिया गया। धार्मिक कर्मकांडों में भी छोटे मोटे परिवर्तन किए गए। मस्जिद में प्रवेश से पूर्व जूते उतारने आवश्यक नहीं रहे। मस्जिद में संगीत की अनुमति भी दी गई। अब कर्मचारियों को अल्लाह के नाम पर शपथ लेने के बजाय गणतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करनी पड़ती थी। 1930-31 की सर्दियों में स्मरणा के निकट दरवेशों के समूह ने गंभीर धार्मिक विद्रोह कर खिलाफत की पुनर्स्थापना का प्रयत्न भी किया, इसे दबा दिया गया। कुरान को अरबी लिपि के बजाय तुर्की की अपनी लिपि में भी पढ़ा जाने लगा। इस्लाम की पहचान बन गई। फैज टोपी पहनना अब दंडनीय अपराध घोषित किया गया तथा यूरोपियन हैट पहनने के आदेश दिए गए। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के अंतर्गत वेशभूषा में परिवर्तन हुआ। फैज टोपी और हैट पहनने के आदेश देने के क्रम में पाश्चात्य वेशभूषा धारण करने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को भी प्रोत्साहित किया गया। बुर्का धारण करना स्वैच्छिक बना दिया गया। शिक्षा और नौकरी में महिलाओं के आगे आने से यह कुप्रथा समाप्त हो गई। लिपि में भी परिवर्तन हो गया। अब अरबी के स्थान पर तुर्की भाषा को और अरबी लिपि के स्थान पर लैटिन लिपि को बढ़ावा दिया गया। 1928 में विधान द्वारा आगामी 15 वर्षों में लैटिन वर्णमाला प्रचलित कर देने का प्रावधान किया गया। समाचार पत्रों को पुराने अरबी टाइप त्यागने का आदेश दिया गया। केवल तुर्की मूल के लगभग 24,000 शब्दों का एक विश्वकोश निकाला गया। तुर्की भाषा का शुद्धिकरण कर अरबी फारसी भाषा के शब्द निकाले गए। काल गणना नापतोल संबंधी सुधार किए गए। काल गणना के लिए पश्चिमी देशों की 24 घंटे वाली घड़ियों को अपनाया गया। रमजान के उपवास की प्रथा को भी नए तिथिक्रम लागू करने के संदर्भ में चुनौती दी गई। गणना की पाश्चात्य प्रणाली अपनाई गई और मापतोल की दशमलव प्रणाली को 1934 में लागू किया गया। पुराने शहरों के नाम बदल दिए गए। कुस्तुंतनिया को इस्तांबुल, अंगोरा को अंकारा, स्मरना को इजमिर, इंडियानोपोल को एड्रीने कहा जाने लगा। 1934 ईस्वी में तुर्क परिवार संभवतः अपने परिवारों को कुल नाम से विभजित करने में व्यस्त थे, जिससे उन्हें प्राधिकारियों के पास वर्ष के अंत तक पंजीकृत करवाना था। स्वयं मुस्तफा कमाल ने महासभा द्वारा सुझाई गई अतातुर्क की उपाधि धारण की और इस्मत ने इनोनू की पदवी उपनाम धारण किया। पाशा, इफंदीर, हनोम जैसी सम्मानजनक उपाधियों का अंत कर दिया गया। अरबी फारसी प्रभाव वाली उपाधियों को तुर्क राष्ट्रीयता के विकास में बाधक माना गया। इनके स्थान पर प्राचीन तुर्क बे और पुरुषों के लिए एवं बेइन महिलाओं के लिए उपाधि आरंभ की गई। कमाल शिक्षा के प्रभाव से परिचित था। उसने दो तरह से कार्य किया, एक तो दक्यानसी मजहबी शिक्षा का विलोपन, दूसरे आधुनिक वैश्विक वैज्ञानिक शिक्षा का विस्तार। 1928 में ब्रूसा में संचालित एक अमेरिकन कन्या पाठशाला द्वारा धर्मांतरण का प्रयत्न करने पर उसे बंद कर दिया गया। 1932 में साक्षरता का प्रतिशत पूर्ववर्ती 15 से बढ़कर 58% हो जाना एक चमत्कार था। महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए कमाल पाशा ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने स्त्रियों को बुर्के से बाहर निकाला। 1925 ईस्वी के कानून के द्वारा बहुविवाह प्रथा समाप्त कर दी गई। विवाह के पंजीयन की व्यवस्था की गई। बहुविवाह कुरान द्वारा अनुमत होने का प्रचलित था और 3 तलाक शब्द का उच्चारण कर पत्नी को तलाक दे सकने की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति को शक्तियां दी गईं। 1926 में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं को 1929 में नगर पालिका के चुनाव में मताधिकार और प्रत्याशी बनने का अधिकार दिया गया। 1934 में संविधान में इस तरह संशोधन किया गया कि स्त्रियों को राष्ट्रीय चुनाव में मताधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। 1930 में एक महिला को न्यायाधीश बनाई गई। 1933 में कई महिलाओं को इस्तांबुल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया गया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने 1927 एवं 1929 ईस्वी मध्य भूमि वितरण संबंधी कानून पास किए। 14,000 वर्ग मील अतिरिक्त भूमि का कृषि के काम में लाई गई। 1945 में भूमि सुधार बिल पास किया गया। 500 डोनम से अधिक जमीनें जब्त करके उसे किसानों में वितरित कर दिया गया। कृषि सुधारों के अंतर्गत
सरकार ने कृषि क्षेत्र में पशु हल और आवश्यकता होने पर मकान भी अनुदान के रूप में देकर कृषि का विकास किया। कमाल पाशा ने मुसोलिनी की तरह अपना आदर्श फार्म विकसित किया, जिसमें वह शर्ट की बाहें मोड़कर स्वयं कार्य करता, ट्रैक्टर चलाता। आधारभूत ढांचे के विकास के अंतर्गत सड़कों, रेलों, भंडारण केंद्रों, बैंकों, बीमा कंपनियों, संचार सुविधाओं की रूप के विकास की ओर ध्यान दिया गया। रेल पथों को विदेशी कंपनियों से खरीद लेने का निश्चय कर 1947 तक संपूर्ण रेल पथों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। रेल पथों का निर्माण किया गया। 1929 में राष्ट्रीय महासभा ने 12 वर्षीय सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम को स्वीकृति दी। इसमें रेल पथों, बंदरगाहों, सिंचाई, राजपथ निर्माण परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया। नियंत्रित एवं नियोजित व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने रेल पथों और वाणिज्यिक नौ परिवहन के अधिकांश भाग पर स्वामित्व स्थापित किया। तंबाकू, नमक, बारूद शराब पर सरकार का एकाधिकार था। थल सेना, नौसेना की वस्तुओं की जरूरतें पूरी करने हेतु सरकारी कारखाने स्थापित किए गए। 1934 में कृषि के लिए 4 वर्षीय, उद्योगों के लिए 5 वर्षीय और सड़क निर्माण के लिए 10 वर्षीय योजनाएं शुरू की गई। तुर्कों को उद्योग और वाणिज्य की ओर उन्मुख करने के लिए प्रयास किए गए। अभी तक इस क्षेत्र में यूनानियों, आर्मीनियनों और यहूदियों का एकाधिपत्य था। यूनानियों के तुर्की से चले जाने पर और आर्मीनियों के दमन के कारण इस क्षेत्र में तुर्कों का प्रभाव बढ़ा। उसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने विदेशों से ऋण देने की प्रवृत्ति को त्याग कर आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई। नगरों के विकास के अंतर्गत अनेक तुर्क शहरों का तीव्र गति से विकास हुआ। राजधानी अंगोरा या अंकारा की जनसंख्या 1918 में जो 5,000 थी, 1940 में 1,57,000 हो गई। संरक्षणात्मक दरें, यद्यपि रोसनिक संधि के कारण तुर्की सरकार आयात निर्यात शुल्क की दरों में वृद्धि नहीं कर सकी, परंतु इसके पश्चात उसने अपने उद्योगों को संरक्षण देने हेतु ऊंची टैरिफ दरें लागू कर दी। 1935 ईस्वी में तुर्की के परंपरागत सार्वजनिक और साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को बदलकर रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया गया। श्रम सुधार के अंतर्गत 1936 में श्रमिकों के कल्याणार्थ अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं और श्रम कानून लागू किए गए। अंकारा में केंद्रीय श्रम कार्यालय की स्थापना की गई। 1929 ईस्वी में कम्युनिस्ट प्रचार करने वाले तुर्क नागरिकों को बंदी बना लिया गया। अतः तुर्की का श्रम आंदोलन वामपंथी रुझान नहीं ले सका। लोसानो की संधि कमाल की कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता की प्रतीक थी। इसी संधि द्वारा तुर्की की सेवर संधि में खोई हुई प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हुई और तुर्की की विदेश नीति को महत्वपूर्ण आधार मिला। पाशा ने अपने वैदेशिक संबंध स्वतंत्रतापूर्वक तुर्की के पक्ष में निर्धारित किए। प्रारंभ में उसने सोवियत संघ के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखे, लेकिन साम्यवाद के प्रसार को देखते हुए उसने फ्रांस व इटली के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए। 1932 में तुर्की राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। हिटलर के उदय से आशंकित तुर्की ने 1934 में बाल्कन समझौता करने में भी सफलता प्राप्त की। 1937 में तुर्की ने इराक, ईरान, अफगानिस्तान के साथ सादाबाद की संधि करके अपनी पूरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। तुर्की ने अलेक्जेंड्रिया प्राप्त करने हेतु फ्रांस से बातचीत की। फ्रांस ने 1936 में से सीरिया को सौंपने का निश्चय किया। तुर्की मामले को राष्ट्र संघ में ले गया। यहाँ तुर्की के विशेषाधिकार को मान्यता दी गई, परंतु तुर्कों के संतुष्ट नहीं होने पर 1938 में वहाँ जनमत संग्रह हुआ और भारी बहुमत से लोगों ने तुर्की के पक्ष में मतदान किया। 1880 में सलोनिका में जन्मे कमाल पाशा की 10 नवंबर 1938 को इस्तांबुल में मृत्यु हो गई। उसे अतातुर्क की उपाधि दी गई। वह 4 वर्ष के लिए 4 बार चुना गया, 1923, 1927, 1931 और 1935 में। जब हम तुर्की के आधुनिक की चर्चा करते हैं तो कमाल और तुर्की में विभेद की बहुत झिनी चादर रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है मानो दोनों एक ही हों। वस्तुतः कमाल पाशा ने तुर्की को आधुनिकीकरण के राह पर अग्रसर किया और तुर्की का सर्वतोमुखी विकास किया। उसे रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त करके आधुनिकता की ओर प्रवृत्त किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही आपका BA द्वितीय वर्ष इतिहास का पाठ्य